नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लेह लद्दाख के सोनम वांगचुक का मामला आखिर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये ताकत होती है रसूख वालों की। उनकी गिरफ्तारी हुई थी पिछले महीने सितंबर में 25 सितंबर को, और उनकी पत्नी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनकी पत्नी गीतांजलि का कहना था उनके पति की गिरफ्तारी जो एनएसए में हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत, वो गलत हुई है और उसको उन्होंने चुनौती दी थी। अब मामला ट्रायल कोर्ट नहीं गया, हाई कोर्ट भी नहीं गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो बड़े लोगों के लिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब वो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पहले हाई कोर्ट जाइए, सीधे सुनवाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये एक अलग मुद्दा है, ये सिलसिला लगातार चल रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा बोलने का, कहने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह का रवैया हमेशा से अपनाता रहा है, आज भी वो रवैया जारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये कोई मानक नहीं है कि किसका मामला सुप्रीम कोर्ट में सीधे सुना जाएगा और किसको हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जाना पड़ेगा। देश में इसके बारे में कोई संविधान, कानून, कोई नियम नहीं बताता। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट इसके बारे में कुछ नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुद नहीं कहती इस बारे में। किसी मामले में वो हाई कोर्ट भेज देते हैं, ट्रायल कोर्ट भेज देते हैं और किसी मामले की सीधी सुनवाई करते हैं। ये नहीं बताते कि क्यों इस मामले की सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन इस संबंध में इस याचिका के जवाब में लेह के मजिस्ट्रेट ने अपना हलफनामा दायर किया। उन्होंने कहा सोनम वांगचुक देश की सुरक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें बता दिया गया था कि उनकी एनएसए में गिरफ्तारी हो रही है और ये आरोप उन पर है और इसके ये प्रमाण हैं। इसके साथ ही उन्हें बताया गया था कि उन्हें जोधपुर जेल, राजस्थान की जोधपुर जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। साथ में उनकी पत्नी को फ़ोन करके बता दिया गया था कि उनकी गिरफ्तारी एनएसए में हुई है, उनको जोधपुर जेल भेजा जा रहा है। ये सारी जानकारी सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि को पहले ही दे दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों दे दी गई थी, ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी। इसकी एक पृष्ठभूमि है। पहले तो आप समझिए कि कानून किन परिस्थितियों में बना, कैसे कैसे इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ। बात शुरू होती है 1950 से। 1950 में तेलंगाना में विद्रोह की आशंका थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक कानून बनाया, पीडीए, अखिलेश यादव वाला पीडीए नहीं। ये कानून था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो आजकल जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, उससे आप कह सकते हैं मिलता जुलता कानून था। उस समय तेलंगाना आंदोलन चल रहा था और आशंका थी कि विद्रोह हो सकता है, तो इसके लिए लोगों को डिटेन करना ज़रूरी था बिना कोई आरोप तय किए हुए। तो उस समय भी विपक्ष ने विरोध किया था कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, लेकिन नेहरू ने किसी की सुनी नहीं और वो कानून बना। उसके तहत लोगों की गिरफ्तारी, डिटेंशन हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने दो कानून बनाए, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और दूसरा बनाया कोफेपोसा, जो तस्करी रोकने के लिए, उस समय सोने की और दूसरे सामानों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी, उद्देश्य उसको रोकना था। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। विपक्ष ने बहुत विरोध किया कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब जो मीसा कानून बना उसमें विपक्ष के विरोध के बाद ये प्रावधान किया गया, इस मीसा में गिरफ्तारी का आदेश सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा और गिरफ्तारी के बाद एक एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। उस एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष कोई जज होगा और वो जज और उसकी अध्यक्षता वाली एडवाइजरी काउंसिल ये तय करेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया बनते हैं या नहीं, तो गिरफ्तारी का आधार बनता है या नहीं। उसके अलावा जो गिरफ्तार किया जाएगा उसके परिवार के लोगों को सूचित किया जाएगा। इस मामले में जेपी आंदोलन में शामिल रहे राम बहादुर राय की गिरफ्तारी का मामला जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस चंद्रचूड़, जो अभी चीफ जस्टिस थे, उनके पिता, उन्होंने उनके मामले की सुनवाई की थी। इमरजेंसी जब लगी 25-26 जून की रात 1975 में, तो पहली गिरफ्तारी केआर मलकानी की हुई।
KR मलकानी उस समय मदरलैंड के संपादक थे। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील NM घटाटे, उन्होंने उनकी पत्नी की ओर से याचिका दायर की। कहा कि क्या उनकी पत्नी उनसे मिल सकती हैं, वो कहाँ हैं ये बताया जा सकता है, उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है ये बताया जाएगा। और ये मामला गया जस्टिस VR कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने। उनकी बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी कर दिया तो सॉलिसिटर जनरल को पेश होना पड़ा। सॉलिसिटर जनरल थे उस समय लाल कृष्ण सिन्हा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया है और बताया कि किस जेल में रखा गया है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था, उसके बारे में सवाल पूछा गया, तो इसलिए जो है आनन फानन में तुरंत इस कानून में संशोधन किया गया। 27 जून को एक अध्यादेश जारी हुआ। इसमें कहा गया कि मीसा के तहत होने वाली गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया जाएगा, जिसकी गिरफ्तारी होगी नहीं बताया जाएगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किन आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा संशोधन यह हुआ कि एडवाइजरी काउंसिल नहीं बनेगी, यानी कोई अपील, दलील, वकील कुछ नहीं चलेगा और सीधे गिरफ्तारी हो जाएगी। न तो आधार बताया जाएगा, न आपको यह बताया जाएगा आपके परिवार को कि कहाँ ले गए। इसी संदर्भ में आप सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही है मजिस्ट्रेट ने लेके, आप उसको समझिए। इसलिए जरूरी हुआ, बाद में संशोधन हुआ जब जनता पार्टी आई तो आधार बताना जरूरी नहीं रह गया। उसके अलावा एडवाइजरी काउंसिल भंग कर दी गई कि कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं होगी, तो मतलब सुनवाई का अधिकार जो है वो जो हिरासत में है या गिरफ्तार जिसको किया गया है उसका खत्म हो गया। संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 22 जो मूल अधिकारों से संबंधित है, इन सबको तीनों को सस्पेंड कर दिया गया, यानी लोगों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। ये काम करने वाली पार्टी और उसकी सरकार और जिस परिवार की सरकार थी, वो पार्टी की तो सरकार थी ही, परिवार की उससे ज़्यादा सरकार थी। उस पार्टी और उस परिवार के लोग आज सवाल उठा रहे हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कि ये गैरकानूनी है। कहा जा रहा है कि ये निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन है और उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन है। तमाम तरह के इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास जो डॉक्यूमेंट है, खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, उससे ये पता चल रहा है कि इस पूरे षड्यंत्र में जो लद्दाख में जो साजिश हुई, आंदोलन हुआ जिस तरह से, जिसमें पुलिस फायरिंग हुई और 4 लोगों की मौत हुई, उसकी व्यूह रचना या कहें उसकी रणनीति जो है उसमें शामिल थे विदेशी तत्व भी, विदेशी एजेंसियां भी। तो ये कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, ये पूरी तरह से सुनियोजित और रणनीति बनाकर ये आंदोलन किया गया था। इसको नेपाल के जेनजी के आंदोलन की तरह भड़काने की कोशिश थी, जिस पर बयान भी दिया था इस आंदोलन में पुलिस फायरिंग में लोगों के बारे जाने के बाद सोनम वांगचुक ने कि ये जेनजी का आंदोलन है। और उससे पहले अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट किया था और जेनजी से ये अपील की थी कि वो सड़क पर उतरे। तो इन सब को मिलाकर देखेंगे आप, तब पूरी तस्वीर सामने आएगी किस तरह से भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश हुई। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में और एक बड़े इकोसिस्टम में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से सोनम वांगचुक को बेचारा, बहुत निरीह व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, सब कुछ बताने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश हो रही है कि वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो समाज की सेवा कर रहे थे, वो न तो समाज की सेवा कर रहे थे न राष्ट्रभक्ति कर रहे थे, वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। ऐसा आरोप है सरकारी एजेंसियों का, जो उनके पास प्रमाण है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो पहले उनकी जमानत पर या उनकी जो गिरफ्तारी है उस पर फैसला होगा और उसके बाद मामला ज़्यादा उम्मीद यह है कि हाई कोर्ट में जाएगा या ट्रायल कोर्ट, जहां भी सुप्रीम कोर्ट भेजे। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है कि वो इस मामले में क्या रुख लेता है। लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी इस तरह की दखलंदाजी होगी तो सवाल यह है कि देश की सुरक्षा के लिए काम कौन करना चाहेगा। और ये जो कॉफे पोसा बनाया था इंदिरा गांधी ने, इसके बारे में एक बात बताना ज़रूरी है कि किस तरह से इस तरह के कानून जो अपराध रोकने के लिए बनाए जाते हैं उनका राजनीतिक दुरुपयोग होता है। कोफे पोसा जो स्मगलिंग रोकने के लिए कानून था,
उसी के तहत इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में महारानी गायत्री देवी को गिरफ्तार किया। आरोप क्या लगाया गया कि वो सोने की स्मगलिंग कर रही थी। तो राजनीति में किस हद तक गिरा जा सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उनकी क्यों गिरफ्तारी हुई, किस तरह से उनको तिहाड़ जेल में रखा गया, किस तरह से जो हार्डेंड क्रिमिनल्स थे उनके साथ रखा गया, और क्या क्या हुआ, इसके बारे में कभी बनाऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा कि महारानी गायत्री देवी के साथ क्या हुआ और इंदिरा गांधी उनसे क्यों चिढ़ती थी, इंदिरा गांधी उन्हें क्यों अपना दुश्मन, प्रतिद्वंदी और पता नहीं क्या क्या मानती थी। और उनको बहुत यातना दी गई इमरजेंसी के दौरान जेल में। जब उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी तब उनको शिफ्ट किया गया बॉम्बे, लेकिन वो कहानी फिर किसी दिन। इस मामले में, सोनम वांगचुक के मामले में जो एनएसए में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर बड़ी तकलीफ है कुछ एनजीओज को, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, कुछ नेताओं को, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को। जिन संस्थाओं के लिए सोनम वांगचुक पर आरोप है उनके लिए काम करने का, वो संस्थाएं दुनिया भर में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं कि नागरिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। और यही बात घूम घूम कर राहुल गांधी दुनिया भर में बोल रहे हैं। अभी वो दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पे थे, 4 देशों की यात्रा में कोलंबिया गए थे, और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले पेरू से लौट कर आए। और वहाँ उनका विषय, जहाँ भी वो विदेश में जाते हैं उनका विषय एक ही होता है, भारत में जनतंत्र खत्म हो गया है, भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता खत्म हो गई है, कुछ बचा नहीं है, और अगर बचाना है तो उसके लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस तरह के संकेत वो देते हैं और इस तरह की कोशिश करते हैं। उन्होंने कोशिश की थी, एक वोट अधिकार यात्रा चलाई 16 दिन और वोट चोरी का आरोप लगाया। उसका कोई असर जहां बिहार में जहां चलाया उन्होंने, जो यात्रा चलाई, वहां भी नहीं हुआ। देश में छोड़िए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है, 14 नवंबर को नतीजा आ जाएगा, लेकिन बिहार में इस मुद्दे की कोई चर्चा नहीं है। और लोगों को तो छोड़ दीजिए, उनके जो सहयोगी दल है, जो सबसे बड़ा महागठबंधन का दल है राष्ट्रीय जनता दल, और उसके नेता तेजस्वी यादव एक बार भी इस पर नहीं बोले हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर करा लिया, अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की ओर से एक शिकायत दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पिछले महीने कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था, जब यह आरोप लगाया गया कि इतने लाख मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया जो कि जीवित हैं बहुत सारे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 5 ऐसे लोगों को लेकर आइए। योगेंद्र यादव 2 लोगों को लेकर आए। अब उनकी कहानी क्या है, ये राज आने वाले दिनों में खुलेगा। सिर्फ एक वाक्य की टिप्पणी की जस्टिस सूर्यकांत ने। उन्होंने कहा वो जो 2 लोगों को लेकर आए थे या 2 परिवारों को लेकर आए थे योगेंद्र यादव, उसकी कहानी बताएंगे तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो उन्होंने उससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ कहा नहीं। प्रशांत भूषण ने एफिडेविट देने की कोशिश की, एफिडेविट दिया। एफिडेविट को जब चैलेंज किया गया कि इसमें बातें झूठी हैं, तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट का महत्व नहीं है, दूसरी बातों को। भाई, ओथ पर एफिडेविट दिया जाए, एफिडेविट का मतलब है आप शपथ लेकर कोई बात कह रहे हैं, अगर वो बात गलत है तो आप जेल जा सकते हैं। इतने वरिष्ठ वकील हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कोर्ट में कि एफिडेविट की बात छोड़ दीजिए। जब उनको लगा कि फंस गए हैं तो कहा एफिडेविट की बात छोड़ दीजिए। इसी तरह से लेह के एसडीएम ने गीतांजलि के एफिडेविट के बारे में कहा है कि इसमें जो बातें कही गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं याचिका में, ये सब झूठे और निराधार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि वो किसकी बात पर विश्वास करता है, किसके साक्ष्यों पर विश्वास करता है। बात से ज़्यादा साक्ष्यों की, अदालत में मामला है तो साक्ष्यों के आधार पर फैसला होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वैसा ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या रवैया अपनाता है ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात करके सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये अच्छा संदेश नहीं दिया है, जो सीधे सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सोनम वांगचुक को राहत दिलाने के लिए ऐसी अर्जेंसी क्या थी, जिसको एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये वही एक्ट है, राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोगों को याद दिला देना चाहिए कि ये वही एक्ट है, वही कानून है जिसे राहुल गांधी की दादी ने बनाया था, उनकी सरकार ने बनाया था। उसी के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। तो इस कानून के बारे में उनकी जो भी राय हो, वो राय व्यक्त करने से पहले अपनी दादी के बारे में, उनकी सरकार के बारे में भी सोच लें।
लेकिन सोनम वांगचुक का मामला ऐसा है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का, एजेंसियों के मुताबिक, मुझे नहीं मालूम है, एजेंसियों के मुताबिक उनके खिलाफ देशद्रोह का पुख्ता मामला बनता है। देश विरोधी गतिविधियों में और व्यवस्था बिगाड़ने में, अशांति कायम करने के लिए उकसाने में उनका योगदान है, ये एजेंसियों का दावा है। अब ये एजेंसियों को अपने दावे को अदालत में साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग बिना सच्चाई जाने, बिना तथ्य जाने या बिना तथ्यों को जानने की कोशिश किए बिना कि आखिर आरोप क्या हैं और उन आरोपों के समर्थन में सरकार के पास या एजेंसियों के पास साक्ष्य क्या हैं, ये जाने बिना सोनम वांगचुक के पक्ष में खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया आप देखेंगे तो भरा पड़ा है। सोनम वांगचुक को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत बड़े संत महात्मा हो, जिनके साथ सरकार बड़ी ज्यादती कर रही है और बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त तो इस देश में कोई है ही नहीं। तो सोनम वांगचुक के पक्ष में एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, और ये सिलसिला अभी आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो ये अभियान और तेज होने वाला है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो ये एक, मेरी नज़र में, शुभ संकेत होगा देश की सुरक्षा की दृष्टि से। याद रखिए कि लद्दाख बहुत ही संवेदनशील इलाका है। चीन से हमारी सीमा लगती है। वहाँ चीन वहाँ हमेशा परेशान करने की भारत को कोशिश करता रहता है। 4 साल से वहाँ भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हालांकि अब उसको, मामले को थोड़ा ठंडा करने की, हल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीन कभी शांति से बैठेगा नहीं। ऐसे में इन तत्वों का इस्तेमाल होता है और ये तत्व सहर्ष इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की सुरक्षा को ये लोग किस तरह से खतरे में डाल सकते हैं या डाल रहे हैं। अब बहुत कुछ निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला क्या सुनाता है और जांच एजेंसियां किस तरह के साक्ष्य और प्रमाण लेकर सामने आती हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।